नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्ट्रेट डेफ में। आज अर्थात 3 नवंबर की परिक्रमा में हम आपके लिए लेकर आए हैं दक्षिण एशिया से जो उसका सामरिक संतुलन बदल रहा है, भारतीय सेना की जो युद्ध की तैयारी चल रही है, सैन्य खुफिया कोर दिवस जो मनाया गया, और साथ ही साथ भारत कनाडा संबंधों के एक नए अध्याय पर हम विश्लेषण करेंगे। और इससे हम जानेंगे कि कैसे हमारे पूर्वी पड़ोस अर्थात बांग्लादेश में बढ़ती मिसाइल क्षमताएं नई चुनौतियां हमारे लिए खड़ी कर रही हैं, और साथ ही भारत किस प्रकार से सैन्य शक्ति, खुफिया कौशल और कूटनीति के माध्यम से अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के साथ साथ उसका विस्तार कर रहा है। अभी कल के विश्लेषण में हमने आपको बताया था कि हमारा अपना पड़ोसी बांग्लादेश पाकिस्तान की राह पे चलना शुरू कर चुका है। क्यों बताया था उसके लिए आप कल की वीडियो देख सकते हैं। आज ये समाचार आ रहा है कि उसने अपने रॉकेट और मिसाइल कार्यक्रम में उल्लेखनीय प्रगति की है। उसकी तुर्की की TRG-300 का प्लान प्रणाली की संचालन और चीन की SY-400 मिसाइल की संभावित खरीद की प्रक्रिया ने जो दक्षिण एशिया का क्षेत्रीय सुरक्षा समीकरण है उसको एक नया मोड़ दे दिया है। आपको बता दें कि TRG-300 मिसाइल जो है ना, वो 120 किलोमीटर तक सटीक वार करने की क्षमता रखती है, जबकि SY-400 जो प्रणाली है, हथियार प्रणाली, उसकी मारक क्षमता लगभग 200 किलोमीटर की बताई जा रही है। इन शस्त्र प्रणालियों का संचालन बांग्लादेश को अल्प दूरी की बैलिस्टिक क्षमता प्रदान करेगा, इसमें संदेह तो नहीं है, जो कि अब भारत के लिए प्रत्यक्ष रूप से खतरा उत्पन्न होगा। क्योंकि बांग्लादेश अगर पाकिस्तान की राह पे चलता है तो उसका मिसाइल से संपन्न होना, विशेष रूप से इस तरह की बैलिस्टिक मिसाइल जो 200-300 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली होंगी, वो पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए खतरनाक है। सबसे प्रमुख चिंता का विषय जानते ही हैं, वही सिलीगुड़ी कॉरिडोर, और यह गलियारा भारत को पूर्वोत्तर राज्यों से जोड़ता भी है, आप जानते ही हैं। मात्र 80 किलोमीटर दूरी है बांग्लादेश की सीमा से इसकी। अब यहाँ 80 किलोमीटर, वहाँ 200 किलोमीटर की मारक क्षमता इसके पास हो चुकी है। मतलब सिलीगुड़ी कॉरिडोर इतना सेंसिटिव एरिया है भारत के लिए कि बांग्लादेश से आसानी से वहाँ पे वार किया जा सकता है। बांग्ला और सिलीगुड़ी कॉरिडोर की कुल चौड़ाई लगभग 20-22 किलोमीटर के लगभग है। तो ये चिंता का विषय हो रहा है धीरे धीरे। जैसे जैसे बांग्लादेश रेडिकल इस्लामिक टेररिज्म के पथ पर आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे भारत को पूर्वोत्तर में खतरा बढ़ता जाएगा, ये तय है। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि इसके लिए भारत क्या कर रहा है या भारत को क्या करना चाहिए। तो अब इस विकास को देखिए, बांग्लादेश अपने सुरक्षा के लिए काम करे, वो एक अलग पक्ष है, हम सहमत हैं। हर देश को अपने सुरक्षा का अधिकार है, उसे करना चाहिए। लेकिन मुख्य बात ये आती है कि बांग्लादेश का शत्रु कौन है, उसको किससे सुरक्षा चाहिए, उसको किससे मिसाइल से लड़ना है, कौन सा देश उस पर आक्रमण करने जा रहा है। तो ये जो रीजनल सिक्योरिटी कैलकुलस होता है, उसमें जब हम एनालिसिस करते हैं तब ये समझ में आता है कि नहीं, अगर आवश्यकता नहीं है, फिर भी अगर कोई राष्ट्र अपने आप को शस्त्रीकृत कर रहा है ना, उसके पीछे कुछ ठोस रीजन है या उसकी कुछ फ्यूचर की प्लानिंग ऐसी आ रही है निकल के, जिसके अंतर्गत वो काम कर रहा है। तो बांग्लादेश की फ्यूचर प्लानिंग क्या है, उसका जो एक कह सकते हैं कि एक जो विस्तृत छवि है वो निकल के सामने आ रही है धीरे धीरे, कि अब वो पाकिस्तान के मार्ग पे चलेगा और भारत से पूर्णतः शत्रुता अपनाएगा। अब भारत का व्यवहार क्या होना चाहिए। अब भारत, भाई स्वाभाविक सी बात है, आप बड़े राष्ट्र हैं दक्षिण एशिया में, तो आपको संवाद के साथ बात अपनी शुरू करनी चाहिए। संवाद करेंगे, निगरानी विशेष रूप से पूर्वोत्तर क्षेत्र और बांग्लादेश की इन गतिविधियों की करनी पड़ेगी, और साथ ही साथ अपनी रक्षा तैयारी पूर्वोत्तर क्षेत्र में ज़्यादा करना पड़ेगा। इन 3 मोर्चों पर, मतलब हम बांग्लादेश के साथ संवाद भी करें और बांग्लादेश की छोटी से बड़ी सारी गतिविधियों की जो डिफेंस के क्षेत्र में हो, कूटनीति के क्षेत्र में हो, उन पे अपनी कड़ी निगरानी रखें और साथ ही साथ अपनी रक्षा तैयारी को बढ़ाएं। इन 3 मोर्चों पर हमारी संतुलित रणनीति ही भारत को, कह सकते हैं कि पूर्वोत्तर भारत को सुरक्षित रखेगी।
साथ ही साथ बांग्लादेश यदि और ये जो तीनों स्टेप बताया हमने उनमें मतलब संवाद, निगरानी और रक्षा तैयारी से अगर न समझे तो फिर उसको उसी भाषा में भारत को प्रत्युत्तर देने की तैयारी कर लेनी चाहिए जिस भाषा में वो पाकिस्तान को समझा रहा है आजकल। क्योंकि हो सकता है कि अगर उस तरह का व्यवहार बांग्लादेश का हुआ, हालांकि अभी तो मैं अनुमान लगाता हूँ कि ऐसा नहीं होगा आने वाले 1 2 3 वर्षों में, अगर ऐसा होता है तो भारत को अब उसी भाषा में उत्तर देने की पूरी तैयारी करनी चाहिए। पूर्वोत्तर में भारत के रक्षा बुनियादी ढांचे के साथ साथ राडार नेटवर्क और मिसाइल रक्षा प्रणालियों को भी वहाँ पे सशक्त करना होगा। और यह आने वाले समय की, अभी तक हम कहते थे कि ये आने वाले समय की आवश्यकता है, लेकिन अब ये कह रहा हूँ कि ये अनिवार्यता हो गई है। तो इस पे भारत को ध्यान देना होगा। हालांकि भारत ऐसा नहीं है कि वहाँ विकास नहीं कर रहा है। पिछले 10 12 वर्षों में वहाँ तेज़ी से रक्षा सुविधाओं का विकास हुआ है। यदि आपने इस बीच में कभी 2 4 5 वर्षों में उधर पूर्वोत्तर की यात्रा की हो तो आपको ये चीज़ें दिखेंगी। बस आवश्यकता अब इस बात की है कि अब चाहे कोई भी राष्ट्र, चाहे वो पड़ोसी है या दूरस्थ कोई देश, यदि भारत को चुनौती दे रहा हो, उसके राष्ट्रीय हितों को चुनौती दे रहा है, तो भारत अब उसका उसी भाषा में सामना करे जिस भाषा में वो चुनौती दे रहा है। भारत नेशनली, इंटरनेशनली अब ये कर भी रहा है। और यह क्षमता जो अभी भारत के पास आई है, ऐसा नहीं है कि ये मतलब बस एक सेंट्रल में अच्छी सरकार है और उसका नेतृत्व अच्छा है तो हम सब कुछ अच्छा कर पा रहे हैं। उसके साथ साथ सरकार ने अपनी सैन्य शक्ति की पर्याप्त उपलब्धता को उसका आधार बनाया है, क्योंकि राजनेता स्ट्रिक्ट वे में किसी भी वैश्विक गतिविधि का रिस्पांस अपने मिलिट्री माइट और अपने इकोनॉमिक बैकअप को ध्यान में रखते हुए करते हैं। इससे कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि यदि आपके पास सैन्य शक्ति पर्याप्त नहीं होगी, आपका आर्थिक विकास पर्याप्त रूप से नहीं हुआ होगा, तो आप किसी भी देश को उसकी किसी शत्रुतापूर्ण गतिविधि या मित्रतापूर्ण गतिविधि का सामना उस दृष्टि से नहीं कर पाएंगे जिस दृष्टि से आपको करना चाहिए। पाकिस्तान को अभी तक भारत कोई रिटेलिएशन का कोई उत्तर नहीं दे पा रहा था, लेकिन पिछले 5 6 वर्षों से 7 वर्षों से दे रहा है। धीरे धीरे उसने अपनी क्षमता का विस्तार किया है और हमेशा से जो राजनेता बयान देते हैं, वक्तव्य देते हैं, उसके पीछे सैन्य शक्ति, मजबूत सैन्य शक्ति का बड़ा एक सपोर्ट होता है। उसके साथ साथ आर्थिक विकास का बहुत सपोर्ट होता है। तो भारत ये दोनों मोर्चे पर काम करे, पर्याप्त सैन्य शक्ति का विकास करे। छोटे छोटे देश अगर विकास कर रहे हैं तो भारत को तो करना ही चाहिए, क्योंकि भारत के दो प्रत्यक्ष शत्रु जो है सामने दिखते रहते हैं। अप्रत्यक्ष शक्तियों से तो भारत युद्ध कर ही रहा है। तो ये तो हो गया एक समाचार। अब बढ़ते हैं दूसरे समाचार की ओर। चलते हैं भारत के पूर्वी मोर्चे पर, जहां भारतीय थल सेना ने अपने युद्ध तैयारी का एक शानदार प्रदर्शन किया है। 28 से 30 अक्टूबर तक राजस्थान के थार के मरुस्थल में महाजन फील्ड फायरिंग रेंज पर सेंटिनल स्ट्राइक नाम का एक विशाल सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया। और यह अभ्यास आपको बता दें कि सप्त शक्ति कमान के अंतर्गत हुआ है, जो दक्षिण पश्चिम कमान का हिस्सा है। ये आपकी परीक्षा की तैयारी की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, आप नोट कर सकते हैं। इसका उद्देश्य था बहुक्षेत्रीय युद्ध क्षमता का प्रदर्शन करना और साथ ही साथ आधुनिक रण तैयारी की अपनी क्षमता का परीक्षण करना। इस अभ्यास के दौरान स्थल, वायु और सूचना डोमेन में समन्वित कार्रवाइयाँ की गई, जो आधुनिक युद्ध के 3 प्रमुख आयाम हैं। हालांकि और भी आयाम हैं, लेकिन इन 3 प्रमुख आयामों को लेकर के ये एक्सरसाइज की गई। सेंट्रल एक्सरसाइज ने यह भी दिखाया कि भारतीय सेना अब केवल पारंपरिक युद्ध के लिए ही नहीं, बल्कि नेटवर्क सेंट्रिक तकनीकी और गतिशील युद्धों के लिए भी पूरी तरह से तैयार है। और इस दौरान न केवल एक्सरसाइज ही की गई, बल्कि उसके साथ साथ कई स्वदेशी प्रणालियों का प्रदर्शन भी किया गया, जैसे T-72 अजेय टैंक, स्वदेशी फायर कंट्रोल सिस्टम सहित उन्नत एंटी ड्रोन तकनीकें भी इसमें शामिल की गई, उनका प्रदर्शन भी किया गया। और इसमें कोई संदेह नहीं कि ये सभी उपकरण भारतीय रक्षा क्षेत्र की आत्मनिर्भरता की जो हमारी दूरदृष्टि है उसको साकार कर रहे हैं। और भारत निरंतर रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने के लिए प्रयासरत भी है।
यह अभ्यास यह भी स्पष्ट कर रहा है ना कि नई तकनीकी समन्वित रणनीति और त्वरित प्रक्रिया आज के युद्ध क्षेत्र में निर्णायक भूमिका निभा रही है। ऑपरेशन सिंदूर में हमने इसका परिणाम देखा ही। सेंट्रल स्ट्राइक जो है ना, स्पष्ट रूप से मैं अगर एक पंक्ति में कहूँ तो ये दिखा रहा है कि भारतीय सेना हर परिस्थिति में अब तत्पर है, चाहे वो थार का मरुस्थल कह लीजिए और चाहे पूर्वोत्तर का सीमांत क्षेत्र कह लीजिए। भारतीय सेना के लिए अब देश की सुरक्षा उसके लिए सर्वोपरि है। हालांकि ये कहने का तात्पर्य ये कदापि नहीं है कि इसके पहले उसके लिए सुरक्षा सर्वोपरि नहीं थी, तब भी थी। आज प्रत्यक्ष रूप से उसका उदाहरण भी हमारे सामने हर 2 साल 3 साल 4 साल पर दिख भी रहा है, ऑपरेशन सिंदूर जैसे सैन्य संक्रियाओं से। अब एक महत्वपूर्ण बात कर लेते हैं। 1 अक्टूबर को सैन्य खुफिया दिवस था। सैन्य खुफिया दिवस सैन्य खुफिया कोर मनाता है प्रति वर्ष 1 नवंबर को। 1 नवंबर 1941 को सैन्य खुफिया कोर की स्थापना कराची में की गई थी और इस वर्ष 1 नवंबर को सैन्य खुफिया कोर ने अपने स्थापना दिवस को सेलिब्रेट किया। और इसका आदर्श वाक्य जो है वो परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी है, और लिख लीजिए सदा सतर्क, ये उसका आदर्श वाक्य है। और निश्चित रूप से सदा सतर्क जो है ना, वो इसकी कार्यशैली और उसकी भावना को सटीक रूप से व्यक्त भी करता है। स्वतंत्रता के बाद यदि हम देखें तो इसका जो प्रशिक्षण केंद्र था वो पुणे में स्थापित किया गया, और पुणे का जो मिलिट्री इंटेलिजेंस ट्रेनिंग स्कूल और डिपो है वह न केवल सेना बल्कि नौसेना, वायुसेना और अर्धसैनिक बलों के सहित मित्र देशों के अधिकारियों को भी उन्नत प्रशिक्षण प्रदान करता है। और 1978 के बाद ना इसे सामरिक और आतंकवाद विरोधी अभियानों की भी जिम्मेदारी दे दी गई। आज यह भारतीय सेना का एक तकनीकी रूप से उन्नत अंग है, इसमें संदेह नहीं है। और इसमें लगभग 3500 से 4000 प्रशिक्षित कर्मी कई स्तरों पर, जैसे टेक्निकल हुआ, ऑपरेशनल हुआ, स्ट्रेटेजिक लेवल हुआ, इन सब पे काम कर रहे हैं। और कारगिल युद्ध देख लीजिए या ऑपरेशन रक्षक देख लीजिए, सर्जिकल स्ट्राइक देख लीजिए, हर बार इस कोर की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इस कोर ने सेना को कई बार सटीक सूचना दे करके उसकी सफलता में अपना निर्णायक योगदान दिया है, जहाँ तक मैंने अभी तक पढ़ा है। तो और साथ ही साथ पुणे में स्थापित इसका पहला यमाई मेमोरियल 39 साहसी सैनिकों की स्मृति को समर्पित किया गया है, जिन्होंने 1962 से अब तक अपने प्राण न्यौछावर किए थे। भविष्य के युद्धों की दृष्टि से भी अब यह कोर कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ड्रोन निगरानी, साइबर सुरक्षा जैसी नई तकनीकों को अपना रहा है, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है आने वाले समय में सेना तो युद्ध क्षेत्र में लड़ेगी ही लड़ेगी। अब घर में बैठे जो लोग हैं, मतलब सूचनाओं के दौर में बैठ कर के काम कर रहे हैं, उनके लिए भी युद्ध के समय में खतरा बहुत तेज़ी से बढ़ रहेगा। तो इसलिए इन तकनीकों, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ड्रोन निगरानी और साइबर सुरक्षा से भी ये जो सैन्य खुफिया कोर है अपने आप को मजबूत कर रहा है इन क्षेत्रों में। एक तथ्य से समझिए कि सैन्य खुफिया कोर का महत्व क्या है, कि देश की सुरक्षा केवल सीमाओं पर तैनात सैनिकों से ही नहीं जुड़ी है, बल्कि उन सतर्क मस्तिष्कों से भी जुड़ी है जो हर संभावित खतरे को पहले ही पहचान लेते हैं। और ये खतरा पहचानने वाले ये सैन्य खुफिया कोर वाले लोग हैं। इसलिए इनका अस्तित्व हमारे अस्तित्व से जुड़ा हुआ है। तो ये तो दूसरा महत्वपूर्ण समाचार हो गया। अब बात करते हैं कूटनीति की। कल अर्थात 2 नवंबर को कनाडा के नए प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने भारत के साथ प्रगति को प्रमुख विषय बनाते हुए संबंधों को नई दिशा देने का संकेत दिया है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार अमेरिका पर अत्यधिक निर्भरता को घटाकर भारत जैसे साझेदारों के साथ व्यापारिक और रणनीतिक सहयोग मजबूत करना चाहती है। उनका यह वक्तव्य ऐसे समय में आया है जब दोनों देशों के विदेश मंत्रियों ने अक्टूबर 2025 में संबंधों के लिए नए रोड मैप पर सहमति जताई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शुरुआती 2026 में कनाडा यात्रा के लिए आमंत्रण भी भेजा गया है। इस वार्ता का मुख्य उद्देश्य है उस मुक्त व्यापार समझौते को पुनर्जीवित करना जो 2015 से ठप पड़ा हुआ है। कार्नी ने स्पष्ट किया कि उनका दृष्टिकोण आर्थिक सहयोग, तकनीकी भागीदारी और व्यावहारिक कूटनीति पर आधारित होगा। हालांकि कनाडा में कुछ तबका अभी भी सिख अलगाववाद की पुरानी नीतियों को लेकर के सशंकित है, परंतु कार्नी की नई सरकार यह संदेश देना चाह रही है कि वो अब अतीत के विवादों से आगे बढ़कर भविष्य की संभावनाओं पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहती है। और भारत के लिए एक अच्छा अवसर भी है।
वह व्यापार, निवेश, विज्ञान और शिक्षा के क्षेत्र में कनाडा के साथ एक नया अध्याय शुरू करे। साथ ही साथ वहाँ पे सिख अलगाववादी लोगों की पहचान करके उनके लिए भी विकल्प तलाशे, खोज करे उनकी। यह एक नया चरण केवल दोनों देशों के लिए आर्थिक संवाद का ही नहीं होगा, बल्कि आपसी विश्वास को भी बढ़ाएगा। साथ ही साथ संतुलित कूटनीति की दिशा में एक ठोस कदम भी सिद्ध होगा। भारत की सामरिक, खुफिया और कूटनीतिक क्षमता एक साथ यह संदेश दे रही है कि आज न केवल भारत अपनी सीमाओं की रक्षा कर रहा है, बल्कि एक स्थिर, जिम्मेदार और मानवीय शक्ति के रूप में विश्व मंच पे उभर भी रहा है। आज की परिक्रमा में दोस्तों बस इतना ही। आपको ये एपिसोड कैसा लगा, आप अपने टिप्पणियों के माध्यम से हमें अवश्य बताएं। आपके प्रश्न, आपकी जिज्ञासा, आपके विचार हमारे लिए बहुत आवश्यक हैं, हमारे सुधार के लिए बहुत आवश्यक हैं। और हम कल फिर मिलेंगे भारत की नई कूटनीतिक उपलब्धियों के साथ। बने रहिए स्ट्रेट देव के साथ और जुड़े रहिए भारत और विश्व के प्रमुख रक्षा समाचारों के लिए। वीडियो हमारी अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।